नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम बीजेपी के योद्धा में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट लोकसभा उम्मीदवारों की जैसे ही जारी की, उसके बाद से हम लगातार बीजेपी के योद्धाओं को, यानी कि जिस लोकसभा क्षेत्र से जिन योद्धाओं का नाम है, जिन प्रत्याशियों का नाम है, उनके बारे में, उनके राजनीतिक सफर के बारे में हम बता रहे हैं। साथ ही साथ उस लोकसभा सीट में 2019 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितने मत मिले थे, ये भी बता रहे हैं। साथ ही साथ 2014 के सापेक्ष किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोटों में कमी आई या फिर उनके वोटों में इजाफा हुआ, ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। साथ ही साथ जो वरिष्ठ पत्रकार या राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे उस पर चर्चा भी कर रहे हैं कि आखिर इन प्रत्याशियों के सामने कौन सी चुनौती आएगी और इनका सामना ये कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि अब हम मध्य प्रदेश की बात कर ले तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं, आप जानते ही हैं। और पहली लिस्ट में बीजेपी ने 195 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। इनमें से मध्य प्रदेश के 29 में से 24 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के नाम पहली लिस्ट में घोषित कर दिया था। हम इसी तरह से लगातार मध्य प्रदेश के जो लोकसभा सीट है उनमें बीजेपी द्वारा घोषित किए गए प्रत्याशियों के राजनीतिक सफर के हम बारे में लगातार बता रहे हैं। और साथ ही साथ 2019 लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितने मत मिले थे, यह भी हम बता रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता रहे हैं कि 2014 के सापेक्ष उस लोकसभा सीट में 2019 में किस पार्टी के मतों में इजाफा हुआ था और किस पार्टी के मतों को नुकसान हुआ था, किस पार्टी के मतों का नुकसान हुआ था। आज हम 4 लोकसभा सीट हम लेंगे, एक मंडला और दूसरा जो है नर्मदापुरम या होशंगाबाद, तीसरा जो है सीधी और चौथा है आपको बता दें कि देवास। इन 4 लोकसभा सीटों के बारे में चर्चा करेंगे, यहां के प्रत्याशियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लोकसभा सीट मंडला की बात करते हैं और मंडला से जिनको टिकट मिला है वो है फग्गन सिंह कुलस्ते। फग्गन सिंह कुलस्ते, इनके राजनीतिक सफर मध्य प्रदेश से इन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। इनका राजनीतिक सफर मंडला संसदीय सीट से संसद में पहुंचे थे। 2096 से 2009 तक मंडला के सांसद रहे हैं ये। और इसके बाद हम आपको बताएं 2009 में कांग्रेस के बसोरी सिंह से और 2012 में राज्यसभा के लिए ये चुने गए। तो कुल मिलाकर के इनके राजनीतिक सफर 2014 में कांग्रेस के ओमकार मरकाम को इन्होंने हराया था। 2019 में इस्पात मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री इन्हें बनाया गया था। 2023 विधानसभा चुनाव में इन्हें हार का सामना करना पड़ा। अभी जो पहले हुआ है 2023 में विधानसभा चुनाव, 2024 में लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बने हैं, वह पार्टी के एक प्रमुख आदिवासी चेहरा हैं फग्गन सिंह कुलस्ते। वह शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए काम करते रहे हैं और देखिए कई शैक्षिक इकाइयों के संस्थापक और आयोजक भी रहे हैं फग्गन सिंह कुलस्ते। ये थे फग्गन सिंह कुलस्ते जिनका राजनीतिक सफर के बारे में हमने आपको बताया। अब आते हैं, बात करते हैं 2019 लोकसभा सीट यानी मंडला में क्या स्थिति रही, कौन यहां से प्रत्याशी था और किसको कितने प्रतिशत वोट मिले। पाई चार्ट के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं यहां पर लोकसभा चुनाव, लोकसभा सीट मंडला, पार्टियों को कितने प्रतिशत वोट मिले। बीजेपी को 48.59% वोट मिले हैं, कांग्रेस को यहां पर 42.15% वोट मिले हैं और जीजीपी को यहां पर 3.22% वोट मिले हैं। अगर जो नाम फग्गन सिंह कुलस्ते यहां से 2019 में भी प्रत्याशी थे, जीत करके संसद में गए। कमल सिंह मरावी कांग्रेस से प्रत्याशी थे, 42.15% इनको वोट मिले। फुल स्क्रीन हम आप चाहेंगे कि इसे दिखाया जाए, फुल स्क्रीन हमारे दर्शकों को थोड़ा सा और आंकड़े स्पष्ट हो जाएंगे और उनको नजर आएगा। तो बीजेपी को 48.59%, कांग्रेस को 42.15% वोट मिले हैं। आप देख सकते हैं जीजीपी को 3.22% वोट मिले हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते बीजेपी से प्रत्याशी रहे हैं और यहां से जीत करके वो संसद गए। कमल सिंह मरावी कांग्रेस से यहां पर प्रत्याशी थे, दूसरे स्थान पर रहे हैं, 42.15% इनको वोट मिला है। जीजीपी से राम गुलाम उइके जीजीपी से प्रत्याशी रहे हैं और 3.22% इनको वोट मिले हैं। अब हम रुख करेंगे
कि 2014 के सापेक्ष किनको कितने प्रतिशत मतों में इजाफा हुआ 2019 के लोकसभा चुनाव में और किनको कितने प्रतिशत की हानि हुई, वो कॉलम चार्ट के माध्यम से हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कॉलम चार्ट के माध्यम से हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो ये कॉलम चार्ट आपको बता दें कि बीजेपी को यहां पर 10.53% की वृद्धि यहां पर दिखाई गई है और यहां पर 2019 में 2014 के सापेक्ष कांग्रेस को 3.15% की यहां पर वृद्धि हुई है। यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर यानी कि मंडला सीट पर कांग्रेस को बढ़त मिली थी। आप देख सकते हैं ये कॉलम चार्ट और जीजीपी को यहां पर जो है यहां पर इनको नुकसान हुआ था मतों का 1.42% का नुकसान झेलना पड़ा था। फुल स्क्रीन अगर जो हम अपने दर्शकों को इसे दिखाएं तो एक बार फुल स्क्रीन हम दिखाते हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते यहां पर बीजेपी से प्रत्याशी आप कोने में नाम देख सकते हैं प्रत्याशियों के। 2019 में बीजेपी 10.53% इनको जो है इनके मतों में इजाफा हुआ, कांग्रेस के 3.15% मतों में इजाफा हुआ है। वहीं अगर जो जीजीपी की बात करें, राम गुलाम उइके इससे थे, इनके मत प्रतिशत में यहां पर गिरावट दर्ज की गई है। अब हम अपने संवाददाता और राजनीतिक विश्लेषक के पास जाना चाहेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक एएल द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और संवाददाता अखिलेश यहां पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम अखिलेश के पास जाना चाहेंगे। एएल द्विवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और अखिलेश हमारे संवाददाता यहां से जुड़े हुए हैं मंडला से। अखिलेश, हम जानना चाहेंगे कि एक बार फिर रिपीट किया गया है, एक बार फिर जो है फग्गन सिंह कुलस्ते को यहां से रिपीट किया गया है मंडला से। कारण क्या है इनके रिपीट होने का? जैसे कि आपको जानकारी दे दें हम कि फग्गन सिंह कुलस्ते जी एक राष्ट्रीय नेता हैं और उनका जो नाम है हमारे जिले में वो एक अलग ही छवि है उनकी, और पार्टी ने जरूर इनके ऊपर विश्वास जताया है। 8वीं बार उनको लोकसभा टिकट दी गई है। 8वीं बार इनको लोकसभा की टिकट दी गई है और इनकी अलग छवि है। किन किन जो कई वर्ग हैं अगर जो देखा जाए तो कौन कौन से वर्ग इन्हें लाइक करते हैं और क्यों? देखिए, अगर बात करें वर्ग की तो सारे वर्ग वाले ही इनको पसंद करते हैं। और जहां तक अगर हमारे जिले की बात करें तो 50% हमारा ट्राइबल बेल्ट है और आदिवासी के ये पूरे देश के सबसे बड़े नेता हैं जी। तो यहाँ इनका जो सरल स्वभाव है जिसके कारण सारे ही लोग इनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं जी। इनका सरल स्वभाव है इसलिए इन्हें सभी लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छी बात है, पसंद करना भी चाहिए। हमारे साथ तो वरिष्ठ पत्रकार एएल द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं, हम आपके पास आना चाहेंगे। सवाल यहां पर यह है कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है अगर जो देखा जाए 2019 लोकसभा के चुनाव को अगर जो देखें तो यहां पर मत प्रतिशत में अगर जो कांग्रेस को 42.15% वोट मिले हैं, अगर इसे चलाएं पाई चार्ट को अगर जो चलाएं तो यहां पर जिस पर बातचीत हो रही है तो हमारे दर्शकों को और समझने में आसानी होगी कि कांग्रेस को यहां पर 42.15% वोट मिले हैं और वहीं पर अगर जो देखा जाए तो बीजेपी को 48.59% वोट मिले हैं। कुछ खासा अंतर नहीं है। और जबकि हमारे संवाददाता ये कह रहे हैं कि ये आदिवासी इलाका है और आदिवासियों के सबसे बड़े नेता हैं। कारण क्या रहा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, मंडला एक ऐसी सीट है, संसदीय सीट है, जहां पर विभिन्न प्रकार के समीकरण देखने को हमेशा मिलते हुए
देखने को मिले हैं। आपने देखा होगा वहां पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत है वह कहीं ना कहीं बड़ा है। लेकिन अगर हम देखते हैं इसमें भी कि एक जब वहां पर एक अच्छा उम्मीदवार उतारा है तो उसको भी वहां पर वोट शेयरिंग में एक अच्छी बढ़त देखने को हमेशा मिली है। अब फाइट कहां पर आती है या चुनाव का अगर हम बात कर लेते हैं ओवरऑल, तो ऐसा लगता है शायद जो बेल्ट है वहां पर शिक्षा की कमी या जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेकर के वहां के जो जनता है वह उतनी सजग और जागरूक नहीं है जिससे वह अपना कैंडिडेट को सही आधार पर चुने। लेकिन जब आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर है वो आप ही दिखा रहा है 0.53% करीबन वोट इसमें इंक्रीज हुआ है। मतलब ये बहुत ही ज्यादा इसमें मार्जिन का गैप नहीं है। मतलब जो जनता है वह एक अच्छा चयन चाहती है, लेकिन हो सकता है कि जो विपक्षी दल है वह एक अच्छा उम्मीदवार वहां पर नहीं उतार पा रही है। जी, अगर जो 2019 की बात करें तो कमल सिंह मरावी यहां से उम्मीदवार थे कांग्रेस से। जी, बिल्कुल कमल सिंह मरावी यहाँ से उम्मीदवार थे, लेकिन मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि जो कमल सिंह मरावी हैं ये हार इनको हुई है वे काफी कम मार्जिन से वहां पर हार हुई है जी। और जो उनकी शैक्षणिक योग्यता है वह ग्रेजुएट हैं, उनका प्रोफेशनल व्यवसाय कृषि है। जी। अचल जो संपत्ति है वह उन्होंने करीबन चल संपत्ति 8,80,000 रुपए अपनी उन्होंने दिखाई थी और उन्होंने कुल संपत्ति जो थी वह भी काफी कम बताई थी। मतलब कुल मिलाकर एक अच्छा कैंडिडेट पिछली बार विपक्ष ने वहां पर उतारा था। लेकिन हो सकता है कि जो एक सिस्टम है उसमें वो सही नहीं उतर पाए, क्योंकि मंडला में आपने देखा होगा कि करीबन जो पुरुष मतदाता हैं वे 9,83,000 करीबन आते हैं और महिला जो मतदाता करीबन 9,67,000 है। तो जो ओवरऑल कुल मतदाता अगर हम देखते हैं तो 19 लाख 19.5 लाख के आसपास वहां पर कुल मतदाता पिछली बार देखे गए थे। और फग्गन सिंह कुलस्ते जो है उनका जो वोट शेयर था वो 37.78 के आसपास जब देखा गया था, तो जो वोट शेयर जो परसेंटेज है वह 37.78 और 32.78 कमल सिंह मरावी जी को मिला था। तो ओवरऑल अगर हम इस सीट पर अगर हम बात कर लेते हैं तो मैं वही आपको कहना चाह रहा हूं कि अगर अच्छा विपक्षी तो हो सकता है आने वाले चुनाव में इसका फायदा विपक्षी दल को मिल सकता है, संभावनाएं हैं जी। इसका फायदा विपक्षी दल को मिल सकता है। बात अगर जो महिलाओं की करें और मंडला सीट की करें तो मंडला सीट पर जो है अगर विधानसभा चुनाव की भी थोड़ी सी बात कर लें तो बीजेपी की तरफ बड़ा रुख था महिलाओं का और बीजेपी को सत्ता में वापसी के लिए महिलाओं की अगर जो बात करें तो उनके अहमियत को नकारा नहीं जा सकता कि महिलाओं ने ही एक बार सत्ता के फिर बीजेपी को सत्ता दिया है। ऐसे में मंडला सीट पर महिलाओं की क्या स्थिति हो सकती है? क्या वो सारी चीजें जो विधानसभा में चली थी वो यहाँ पर लोकसभा में चल पाएंगी? जी निश्चित तौर पर देखिए, जो विधानसभा के जो समीकरण होते हैं वे कहीं ना कहीं लोकसभा में फैक्टर डालते हैं। ये नहीं कह सकते 100%, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं जो प्रदेश की योजनाएं होती हैं और अगर उन योजनाओं का जनता को और प्रदेश के महिलाओं को अगर लाभ मिला है तो निश्चित तौर पर उनका कहीं ना कहीं जो रुझान है वह सत्ता और दल को हमेशा मिलता हुआ आया है। तो वहां पर अगर हम बात करें तो जो कहीं ना कहीं महिलाओं को जिस प्रकार से मुझे लगता है कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी जो प्रदेश सरकार की, चाहे वह संबल कार्ड हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे लाडली बहना योजना हो सकता है वहां पर ज्यादा से ज्यादा इन महिलाओं को उसका लाभ मिला हो, जिससे जो चुनाव में हमने देखा विधानसभा में कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हुई और कयास भी यही लगा जा रहे थे कि बम्पर वोटिंग होगी और महिलाएं जो प्रतिशत है, महिलाएं जो मतदाता है वो कहीं ना कहीं इस विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित होगी। और हमने देखा भी कि जिस प्रकार से महिलाओं का वोट परसेंटेज बढ़ा तो महिलाओं ने सशक्त भूमिका निभाते हुए गेम चेंजर की भूमिका निभाते हुए इस इलेक्शन में 2023 का जो इलेक्शन था उसमें सक्रिय भूमिका निभाई और फिर से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सत्ता में आई। जी।
बिल्कुल। अब हम रुख करेंगे दूसरी लोकसभा सीट की ओर। अखिलेश अग्रवाल, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े और वहां की स्थिति के बारे में जानकारी दी। अब हम रुख करेंगे दूसरे लोकसभा सीट की, और वो है नर्मदापुरम या होशंगाबाद लोकसभा सीट। तो ये लोकसभा सीट जहां से दर्शन सिंह चौधरी, इनका निजी जीवन, दर्शन सिंह चौधरी यहां पर बीजेपी के योद्धा, होशंगाबाद में भी इनका जन्म हुआ था, आपको बताएं। और अगर जो शिक्षा की बात करें तो नवोदय विद्यालय से प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने ग्रहण की है। प्रारंभिक शिक्षा इनकी 5 विषयों में इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया, यानी कि पीजी किया है 5 विषयों में। परास्नातक दर्शन शास्त्र में इन्हें गोल्ड मेडल मिला है। दर्शन शास्त्र में आपको बताएं। ये अब राजनीतिक सफर के बारे में इनकी रुख करें। शासकीय नौकरी में वे सामाजिक सेवा के लिए दर्शन सिंह चौधरी ने अपनी नौकरी छोड़ दी। बहुत बड़ी बात होती है। बाल्यकाल से ही राष्ट्रीय भावना से ये प्रेरित रहे हैं और बाल्यकाल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शाखा मुख्य शिक्षक भी रहे हैं। खंड कार्यवाहक का दायित्व भी इन्होंने निभाया है, यानी कि आरएसएस से जुड़े हुए हैं। यह ध्यान देने वाली बात है। संघ शिक्षा वर्ग में 2य वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अविवाहित रहते हुए राष्ट्र सेवा और समाज सेवा की इन्होंने बात की है। भारतीय किसान संघ के ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं। ये राजनीतिक सफर किसानों से भी जुड़े हुए हैं। ये भारतीय किसान संघ के संगठन प्रदेश मंत्री भी रहे हैं। अब देखिए, किसानों से जुड़े हुए राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ की स्थापना भी की है इन्होंने, और किसानों के हक और अधिकारों के लिए 7 बार जेल भी गए हैं, जेल की हवा भी खा चुके हैं। शिक्षकों के अधिकारों की मांगों को लेकर भी आंदोलन किया है, यानी कि शिक्षक भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। अब इसी में सारी चीजें आ जाती हैं। आप देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। ये तमाम बातें दर्शन सिंह चौधरी, ये निजी जीवन। अब हम इनके दर्शन सिंह चौधरी के राजनीतिक सफर, इनके निजी जीवन के बारे में भी हमने आपको बता दिया। अब हम आते हैं 2019 लोकसभा के चुनाव पर। एक चीज और हम इनके बारे में बता दें कि ये अभी कोई भी चुनाव लड़े नहीं है, सीधे इन्हें इस बार 2024 में लोकसभा का टिकट दे दिया गया है। 2019 लोकसभा सीट नर्मदापुरम होशंगाबाद पार्टियों की जो स्थिति है, बीजेपी को 69.35% और कांग्रेस को 25.61%, बीएसपी को 1.21% यहाँ पर वोट मिले हैं 2019 में। यानी कि उदय सिंह प्रताप बीजेपी से, शैलेंद्र दीवान कांग्रेस से और एमपी चौधरी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव मैदान में थे। तो ये चीजें आपको मैं दिखा रहा हूं। ये जो पाई चार्ट है, पाई चार्ट को फुल स्क्रीन हम आपको दिखाएंगे, और इसमें आप जो ये अंश देख रहे हैं, ये नीला नीला अंश बीजेपी का है। इससे भ्रम ना हो, ये पाई चार्ट के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ा वाला जो गोला है, अर्ध गोला इसे कह सकते हैं, ये बीजेपी का है। इसे 69.35%। उदय सिंह यहाँ से चुनाव जीते बीजेपी के। आईएनसी को 25.61% और बीएसपी को 1.21%। अब हम कॉलम चार्ट की ओर चलेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि 2014 के सापेक्ष किन पार्टियों के मतों में इजाफा हुआ है और किन पार्टी के मतों में जो कमी दर्ज की गई है। ये कॉलम चार्ट हम आपको दिखा रहे हैं कॉलम चार्ट के माध्यम से, और ये है बीजेपी। यहां पर 4.46% की बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस यहां पर 1.46% के इनके मतों में गिरावट आई है, और यहां बसपा के भी मत प्रतिशत में गिरावट आई है 2014 के सापेक्ष 2019 में 0.16% की, यानी कि 10.16% की यहां पर गिरावट दर्ज की गई है। उदय सिंह प्रताप यहां पर बीजेपी से, शैलेंद्र दीवान कांग्रेस से और बसपा से जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में हम आपको बता दें कि बसपा से एमपी चौधरी यहां पर चुनाव मैदान में उतरे हुए थे। अब हम अपने राजनीतिक विश्लेषक एल द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार महोदय के पास जाना चाहेंगे और इस सीटों पर कुछ चर्चाएं हम करेंगे। ये चर्चाएं ये करेंगे कि ये जो नर्मदापुरम होशंगाबाद की जो लोकसभा सीट है, यहां पर जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं उसमें कांग्रेस के मत प्रतिशत में 1.46% की गिरावट देखी गई है, जबकि 4.46% की यहां पर अगर जो देखा जाए तो बीजेपी के मतों में इजाफा हुआ है। तो क्या समीकरण है, क्या समीकरण लगते हैं इस घटे हुए मत प्रतिशत के कांग्रेस को लेकर के?
द्विवेदी जी। देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो नर्मदापुरम संभाग है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संभाग है। और आपने देखा होगा कि ये जो एक क्षेत्र है, ये कृषि प्रधान क्षेत्र है। मतलब कृषि की ज्यादा यहाँ पर आवक है, ज्यादा से ज्यादा किसान यहाँ पर रहते हैं। और आप दूसरी ओर देखेंगे कि जिस प्रकार से लगातार चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छा वोट बैंक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का माना जाता है। और पार्टी को जो मत मिले थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी को पिछले लोकसभा चुनाव में इजाफा भी हुआ है और कांग्रेस को कहीं ना कहीं इसमें घाटा हुआ है। इस बार इसी तारतम्य में देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अब उम्मीदवार वहां से चयन किया है, उतारा है, जिसमें कहीं ना कहीं किसानों के हितों की बात की हो, जिसने अपने जीवन में हमेशा उसने राजनीति की हो और जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के उसने धरना प्रदर्शन किया हो। तो वहां पर कहीं ना कहीं दर्शन सिंह चौधरी जी का नाम आ जाता है, जो किसान यूनियन सॉरी जी किसान यूनियन की आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कृषि जो है किसान बहुतायत कहीं ना कहीं उनका नवोदय विद्यालय से प्रारंभिक शिक्षा हुई और काफी पढ़े लिखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं, 5 विषयों में पीजी किया हुआ है, किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं, किसानों के मुद्दों से लगातार वह वाकिफ है, लोगों को क्या समस्याएं आती हैं, चाहे वह यूरिया की समस्या हो, चाहे एमएसपी की समस्या हो, लगातार उन्होंने इसको अपनी मांगों को शासन प्रशासन स्तर पर लगातार उठाया है। और समाज सेवा उनका जीवन में हमेशा ही रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक सीट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है और किसानों से जुड़े हुए उनका जीवन रहा दर्शन सिंह चौधरी जी का जी। और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस में शाखा मुख्य शिक्षक भी थे वे। तो बाल्यकाल से जब इस प्रकार की भावनाएं होती हैं, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा समाज सेवा में आता है और समाज सेवा से जुड़े हुए, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर वह बात करता है। तो ये सीट का कुल मिलाकर ऐसा समीकरण है कि जहां पर ज्यादा से ज्यादा जो किसान है वे यहाँ पर वोट परसेंटेज है और वही कहीं ना कहीं इस चुनाव में आने वाले चुनाव में देखेंगे जी। और मूलतः ये जो दर्शन सिंह चौधरी जी हैं, मूलतः बनखेड़ी के ग्राम चादौन से हैं जी। तो और ये धाकड़ समाज से आते हैं, किराड़ धाकड़ समाज से आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी भी इनको माना जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका भी इनको कहीं ना कहीं फायदा मिला है और आने वाले बाल्यकाल से इन्होंने लगातार समाज सेवा तो ठीक है द्विवेदी जी, समाज सेवा तो ठीक है, बहुत से लोग समाज सेवा करते हैं, लेकिन एक चीज जो देखने वाली बात है कि पार्षद तक के इन्होंने चुनाव नहीं लड़े और इन्हें सीधे सीधे बीजेपी ने 2024 में लोकसभा का टिकट दे दिया। जी जी, तो देखिए बिल्कुल मैंने आपको वही बताया कि यही भारतीय जनता पार्टी का एक पार्टी विद द डिफरेंस है। अब समझिए कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के नाम की यहाँ पे लगातार कयास चला रहे थे, विभिन्न मीडिया संस्थाएं कयास लगा रही थी कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, इनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन एक नया नाम निकल कर आया। तो वही चीज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा नया प्रयोग में करने के लिए लगती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं, कुछ नए उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिए हैं और कुछ पुराने चेहरों पर भरोसा जताया है। तो होशंगाबाद से दर्शन सिंह चौधरी जी का नाम इसलिए आगे बढ़ा है क्योंकि कहीं ना कहीं आरएसएस संघ से ये करीबी माने जाते हैं, किसान नेता है, किसान का एक मुद्दा अभी देश में बहुत बड़ा मुद्दा एक चल रहा था, आपने भी देखा, पूरी मीडिया जगत ने देखा। तो कहीं ना कहीं किसान के यूनियन का नेता जो वर्चस्व की लड़ाई लड़ता है और जो जमीन से जुड़ा हुआ है, लगातार शासन प्रशासन को उन्होंने अपने मांग की है मुद्दों को लेकर के, तो ऐसे व्यक्ति को टिकट इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, जिससे कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय नेतृत्व में ज्यादा से ज्यादा किसानों के मुद्दों की चर्चा हो पाए। जी बहुत अच्छी बात आपने बताई, लेकिन एक चीज, एक और खटका है, जो एक और प्रश्न है जिसका उत्तर मिलना बड़ी जरूरी हो जाता है कि उदय सिंह प्रताप जो बीजेपी से 2019 में उम्मीदवार बने थे और यहां से जीत करके गए थे, उनके मत प्रतिशत में अगर जो देखा जाए तो 2014 के सापेक्ष 2019 में 4 कुछ प्रतिशत यानी कि 4-6% की वृद्धि हुई थी। तो कुल मिलाकर के अच्छी खासी वृद्धि थी। ऐसे में उदय सिंह प्रताप को टिकट काटना वास्तव में आखिर क्या कहलाता है? क्या उदय सिंह प्रताप से यहाँ की जनता नाराज थी या कोई और कारण था टिकट कटने का? देखिए, राव उदय प्रताप सिंह लगातार वहां से चुनाव
लड़ रहे थे और चुनाव उन्होंने जीता भी है। लेकिन चूंकि अब देखा है आपने कि वे प्रदेश में एक मंत्री बन चुके हैं और उनको विभाग भी मिल गया है, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार इस सीट पर कोई नए समीकरण, नए चेहरों को ढूंढ रही थी और उनको दर्शन सिंह चौधरी के नाम पर एक नया चेहरा मिला, जो उनको लगा कि एक किसान है, किसान भाकर समाज से आते हैं, लगातार समाज सेवा की है, सादा जीवन उन्होंने जिया है और कुछ अच्छी क्वालिटी देख करके भारतीय जनता पार्टी ने उनको सीट दे करके अपना भरोसा जताया है। जी और ये जो क्षेत्र है, मैंने पूर्व में भी कहा कि किसान बाहुल्य क्षेत्र है, तो किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए, किसानों के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचाने के लिए, लोकसभा में पहुंचाने के लिए उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का चयन किया है जिसका जीवन हमेशा समाज सेवा में बीता है। जी, अब आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम रुख करेंगे अगली लोकसभा सीट की तरफ, और अगली लोकसभा सीट है सीधी, जहां से रीति पाठक को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। सीधी से रीति पाठक को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। आइए हम इनके राजनीतिक सफर पर नजर डालते हैं। बीजेपी के ये योद्धा जो कि सीधी से हैं, रीति पाठक, इनके राजनीतिक सफर, इनके निजी जीवन पर थोड़ा सा नजर डालें। नाम इनका रीति पाठक और जन्म 1 जुलाई 1977, यानी कि उम्र जो है 46 साल। जन्म स्थान खटखरी, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। इनका ये निजी जीवन, पिता का नाम श्री राम करण देव पांडे और माता का नाम श्रीमती श्यादमा पांडेकर। जीवन साथी का नाम श्री रजनीश पाठक। रजनीश पाठक इनके पति हैं और इनकी जो शिक्षा है वो परास्नातक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट हैं। व्यवसाय सामाजिक कार्यकर्ता और वकील हैं। अब रीति पाठक का जो निजी जीवन है, राजनीतिक जीवन, 2014 में सीधी से कांग्रेस पार्टी के इंद्रजीत कुमार को इन्होंने पराजित किया था। 5 फरवरी 2015 में बनी महिलाओं को शक्ति प्रदान करने संबंधी समिति की सदस्य बनी। 1 मई 2016 में लोक लेखा समिति की सदस्य चुनी गई। 1 सितंबर 2014 विभिन्न मंत्रालयों के परामर्श समिति की सदस्य चुनी गई। मंत्रालय हैं ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेयजल और स्वच्छता। 1 सितंबर 2014 कोयला और इस्पात संबंधी अस्थायी समिति। 2010 से 2014 तक जिला पंचायत अध्यक्षा रहीं। तो ये सीधी लोकसभा सीट, जहां पर आपको बता रहे हैं कि अभी हमने ये रीति पाठक के निजी और राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा की, हमने आपको दिखाया। अब हम रुख करेंगे 2019 लोकसभा चुनाव की तरफ। सीधी में क्या स्थितियां थी, किस पार्टी की? बीजेपी को 54.44% वोट मिले, आप देख सकते हैं। कांग्रेस को 32.11% वोट मिले। बसपा को 2.07% वोट मिले। ये पाई चार्ट है। कोने में थोड़ा सा नजर डालेंगे तो यहाँ पर प्रत्याशियों के नाम समझ में आ जाएंगे। रीति पाठक बीजेपी से, अजय सिंह कांग्रेस से 32.11% और रामलाल पनिका बसपा से 2.07%। आपने ये पाई चार्ट के माध्यम से ये देखा कि लोकसभा 2019 के चुनाव में सीधी लोकसभा सीट पर किसकी क्या स्थिति रही, किसने कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए। अब हम कॉलम चार्ट के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि वास्तव में 2014 के सापेक्ष किस दल को कितने प्रतिशत के वोटों में वृद्धि हुई और किसको नुकसान हुआ। तो यहाँ पर बीजेपी को 6.37% की वृद्धि दर्ज की गई। कांग्रेस के मत प्रतिशत में 5.04% की कमी दर्ज की गई। वहीं बसपा के भी मत प्रतिशत में कमी देखी गई। -1.91% की कमी बसपा में और कांग्रेस में 5.04% की कमी देखी गई। यानी कि रीति पाठक जो बीजेपी से थी, इनके मतों में इजाफा हुआ। अजय सिंह जो कांग्रेस से थे, इनके मतों में 5.04% की कमी आई। और बसपा की अगर जो बात करें तो यहाँ पर रामलाल पनिका के मतों में 2014 के सापेक्ष 1.91% की कमी दर्ज की गई। अब हम चलेंगे अपने राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार एल द्विवेदी जी के पास। एल द्विवेदी जी, रीति पाठक को एक बार फिर से बीजेपी ने रिपीट किया है सीधी लोकसभा सीट से।
जी, रिपीट करने के कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जो रीति पाठक हैं वे विंध्य जो एक क्षेत्र है वहां से आते हैं। सीधी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। यहाँ पर ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है ये पूरा। दूसरी ओर महिला होने के नाते उन्होंने कई विकास कार्य भी वहां पर करे हुए हैं। जैसे जो मूलभूत सुविधाओं को लेकर के उनके क्षेत्र में बहुत सी समस्याएं थी, उनको उन्होंने सदन में भी पहुंचाया और साथ में उन्होंने उन क्षेत्र में कहीं ना कहीं उन समस्याओं को अपने निजी तौर पर भी हल करने का प्रयास किया। और दूसरी ओर ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर भी आसपास के जिलों में अगर हम बात कर लेते हैं तो मौजूद है। कई वहां पर सीमेंट फैक्ट्रियां हैं जहां पर उन्होंने स्थानीय जो युवा है उनको वहां पर उन्होंने पहुंचाया। उनकी कह सकते हैं कि बेरोजगारी को थोड़ा बहुत वहां पर दूर किया गया है। जो क्षेत्र है ये क्षेत्र एक बहुत ही खनिज संसाधन क्षेत्र है। विभिन्न प्रकार के यहाँ पर माइनिंग्स भी हैं और सीधी में जो सीधी सिंगरौली जो पूरा एक क्षेत्र लग जाता है वहां पर जो क्षेत्र है वह पूरा फैक्ट्री ओरिएंटेड क्षेत्र है। मतलब वहां पर रोजगार के एवं इन्वेस्टमेंट के कई अवसर हैं जिसको लेकर के इन्होंने लगातार उसके लिए सतत प्रयास किए हैं। तो और दूसरा जो ट्रेन का एक मार्ग था और आप जो बात कर लेते थे पहले सीधी और जो सिंगरौली ये जो कनेक्टिविटी थी यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी। तो क्योंकि वहां की जो सड़कें थी और जो वहां के जो बहुत सी ऐसी सुविधाएं नहीं हो पाती थी जिससे लोग वहां पर जाने में कतराते थे। लेकिन आज सीधी सिंगरौली और जो ये क्षेत्र है वह जब जिस प्रकार से विकसित हुआ है लोग वहां जाते हैं और कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी उन क्षेत्रों में आ रहा है। जी तो यहाँ पर जो स्थितियां हैं ये देखा जा रहा है कि अगर जो कांग्रेस के अजय सिंह हैं अगर जो इनके मत प्रतिशत को अगर जो हम देख लें तो 32.11% ही इनको वोट मिले थे। और वहीं पर अगर जो देखा जाए बीजेपी को जो रीति पाठक की उस समय चुनाव लड़ रही थी तो इनको 54.44% वोट मिले। तो कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए कि यहाँ पर कांग्रेस की स्थिति नाजुक बनी हुई है और 2019 में इनके मत प्रतिशत में गिरावट भी दर्ज की गई। कारण क्या हो सकते हैं, परिस्थितियां क्या हो सकती हैं? जी मैंने आपको वही बताया, ये जो क्षेत्र है ये बहुत ही अच्छा क्षेत्र है और संसाधन युक्त क्षेत्र है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, बहुत सी माइनिंग्स हैं और बहुत से अवसर हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो रुझान है वह कांग्रेस के प्रति यहाँ के लोगों का कम रहा, क्योंकि उन्होंने देखा कि जिस प्रकार से यहाँ पर जब बेरोजगारी की दर बढ़ रही थी, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी, संसाधन होने के बावजूद वहां पर संसाधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से लगता है वहां की स्थानीय जनता का मोह भंग हो गया, जो हमने पुराने चुनाव में देखा। तो इसलिए वहां से जो कांग्रेस का परसेंटेज है वह कहीं ना कहीं -5.04 जो आपने स्क्रीन पर अपने दिखाया वहां पर देखने को मिला। मतलब वहां पर वोट परसेंटेज जो है वो कांग्रेस का गिरता हुआ लगातार नजर आ रहा है। 46% करीबन बीजेपी को वहां पर वोट मिला है। तो ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि अब इस बार वहां पर 50% के ऊपर शायद भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस का जनाधार वहां पे पिछले लोकसभा में कम हुआ है, तो इस लोकसभा में हो सकता है कि अगर वहां पर कांग्रेस का अच्छा कैंडिडेट नहीं मिलता है या कांग्रेस अपना मजबूत कैंडिडेट वहां नहीं उतार पाती है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी को वहां पर फायदा मिल सकता है। जी, यहाँ पर आदिवासियों की भी संख्या है कुछ, किसकी तरफ उनका रुख होता है? देखिए, आदिवासियों की अगर हम बात कर लेते हैं तो आदिवासी जो होता है वह अब एक साइलेंट वोटर के रूप में काम करता है। और सीधी जिले में आदिवासी बेल्ट है, लेकिन जो ये समाज है ये समाज उस विकास की ओर जाती है। उनको ये दिखता है कि जो जन कल्याणकारी नीति है वो कौन सी सरकार उनको दे रही है या किस प्रकार से उनको उसका लाभ मिला है। तो जो कहीं ना कहीं जो आदिवासी है वो उस क्षेत्र में विकास ज्यादा चाहता है कि जहां पर उसमें उसको चुनाव को किस प्रकार मिले। इसलिए जो आदिवासी है वह ज्यादातर भोले वाले तो कह सकते हैं, लेकिन वह अपने ऊपर जन कल्याणकारी जो नीतियां होती है उनको उसमें फायदा मिलना चाहिए।
जी। क्योंकि जो अगर जन कल्याणकारी नीति का उनको फायदा मिल रहा है तो वो अपने वोट बैंक से वो वोट नहीं करेंगे, मतलब वो डेवलपमेंट की ओर ही हमेशा जाते हैं। यानी कि वो देखते हैं कि कौन सी पार्टी, कौन मेरे लिए ज्यादा लाभदायक है, हम उधर ही रुख करें। और वास्तव में ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि ये महिला है रीति पाठक और एक बार पुनः चुनाव लड़ रही हैं और महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता में वापसी का, तो अपनी तरफ महिलाओं को खींच सकती हैं निश्चित तौर पे, क्योंकि देखिए मैंने जैसे आपको पूर्व में ही बताया कि जो अभी जो विधानसभा चुनाव 2023 हुए तो महिलाएं कहीं ना कहीं इसमें गेम चेंजर साबित हुई। और जो योजनाएं थी, लाडली बहना योजना हो या अन्य जो योजना हो, संबल कार्ड की योजना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, तो ऐसी योजनाओं का जिन महिलाओं को फायदा मिल रहा है तो वो कहीं ना कहीं वो माहौल बना रहे हैं और वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं कि किस प्रकार से ज्यादा महिलाएं उनसे जुड़े, किस प्रकार से प्रदेश सरकार को उनका फायदा मिले। तो महिला होने के नाते रीति पाठक को भी इसका एक अवसर मिला है और निश्चित तौर पर अगर वे अच्छे से अपना एक कैंपेन करते हैं, चुनाव से करते हैं, तो निश्चित तौर पर उनको इस बात का फायदा मिल सकता है। क्योंकि देवेंद्र जी को मिलाकर बात यही आती है कि जन कल्याणकारी नीतियां जो होती हैं वो जनता तक कैसे पहुंचे, महिलाओं तक कैसे पहुंचे, ग्राउंड तक कैसे पहुंचे, ये सबसे मुख्य मुद्दा होता है। और अगर इस क्षेत्र में उन महिलाओं को उसका लाभ मिला है तो निश्चित तौर पर रीति पाठक को वहां पर उसका लाभ मिल पाएगा चुनाव प्रचार में। जी बिल्कुल, और मिलना भी चाहिए। अगर जो अच्छी तरह से विकास कार्यों को गति वहां पर मिल रही है तो जो गति देने वाला है उस पार्टी को मिलना चाहिए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस से कौन सा उम्मीदवार उतारा जाता है या फिर इंडी गठबंधन से कौन सा उम्मीदवार वहां पर आता है। अब रुख करेंगे हम दूसरी लोकसभा सीट की और वो है देवास लोकसभा सीट की ओर रुख करेंगे। यहां से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं महेंद्र सिंह सोलंकी, यहां पर महेंद्र सिंह सोलंकी जो है बीजेपी के योद्धा हैं। इनके राजनीतिक सफर के बारे में, इनके जीवन के बारे में, निजी जीवन के बारे में थोड़ी जानकारी ले रहे हैं। नाम है महेंद्र सिंह सोलंकी, वहां तस्वीर भी आप देख सकते हैं। पिता का नाम है श्रीराम सोलंकी और माता का नाम अगर जो देखा जाए तो वो है भारती सोलंकी। ये इनकी निजी जानकारी हम दे रहे हैं। जन्म हुआ है 11 अप्रैल 1984 को, 84 में जन्मे हैं। ये एससी जाति के हैं, यानी कि शेड्यूल कास्ट हैं। इनका निजी जीवन है। भाषा ये हिंदी और अंग्रेजी पर पकड़ रखते हैं, ये हिंदी और अंग्रेजी। अगर निवास की बात की जाए तो ग्राम नरखेरी आगरोद के हैं और गरीबी में पले बढ़े हैं। कई जिलों में ये जज भी रहे हैं, गरीबी में पढ़ बढ़कर जज बने हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से राजनीति की इन्होंने शुरुआत की। राजनीतिक जीवन के बारे में, बाल्यकाल में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे, के स्वयंसेवक बने और 1999 से 2003 के बीच कई आंदोलनों में ये भाग लिए। 2001 में भाजयुमो के राष्ट्रीय अधिवेशन में इन्होंने हिस्सा लिया। ये राजनीतिक जीवन है। 2006 में विधि विषय की डिग्री प्राप्त की, 2006। अब आगे देखते हैं। राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर में पंजीकृत हुए, ये अपना पंजीकरण कराया। वकालत करने के लिए विधिक सेवा के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर आयोजित किया और अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक के पद पर उज्जैन न्यायालय में काम भी किया। इनकी नियुक्ति भी हुई। 6 माह बाद बुरहानपुर जिले में न्यायाधीश का पद ग्रहण किया। इसके लिए जो जरूरी एग्जाम थे देने के बाद 2019 में भाजपा के देवास शाजापुर संसदीय सीट से सांसद बने। अब ये था इनका पूरा राजनीतिक सफर। अब 2019 लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितने मत मिले थे, आइए उसको पाई चार्ट के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं। ये देवास सीट पार्टियों को कितने प्रतिशत मत मिले, आइए। बीजेपी को 61.62% और कांग्रेस को 35.02%, वहीं बीएसपी को 1.31% मत मिले हैं। महेंद्र सिंह सोलंकी यहां से बीजेपी के प्रत्याशी जीते हुए हैं। प्रहलाद सिंह टिपनिया दूसरे नंबर पर 35.02% इनको वोट मिले और वहीं बद्रीलाल अकेला को जो बीएसपी से चुनाव लड़े 1.31% वोट मिले। आप देख सकते हैं कोने में अगर जो जाए तो प्रत्याशियों के नाम हैं, आप देख सकते हैं। तो ये प्रतिशत है, ये मतों का प्रतिशत। बीजेपी को 61.62%, कांग्रेस को 35.02% और बीएसपी को 1.31%। अब आइए देखते हैं कि 2014 के सापेक्ष 2019 में किस पार्टी को कितने प्रतिशत ज्यादा मत मिले और किसको नुकसान हुआ। आइए
अब कॉलम चार्ट के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर बीजेपी को 3.43% का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। 2014 से 2019 में कांग्रेस को 0.41% का इनके मतों में नुकसान हुआ है। वहीं बसपा को भी 0.2% मतों में नुकसान हुआ है। फुल स्क्रीन अगर जो दिखाएं तो आपको बता दें कि यहाँ पर महेंद्र सिंह सोलंकी जो कि बीजेपी से प्रत्याशी थे, महेंद्र सिंह सोलंकी बीजेपी से प्रत्याशी, इनके मतों में 3.43% की वृद्धि दर्ज की गई है 2014 के लोकसभा चुनाव के सापेक्ष। और वहीं कांग्रेस के मतों में अगर जो देखा जाए तो 0.41% की गिरावट दर्ज की गई है, यानी कि प्रहलाद सिंह टिपनिया के मतों में 0.41% की गिरावट दर्ज की गई। बसपा को जो मत मिले हैं उसमें बद्रीलाल अकेला के मतों में 0.2% की गिरावट दर्ज की गई है। यहाँ देवास लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी को बढ़त मिली है। अब रुक करते हैं अपने राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार एल द्विवेदी के पास हम चलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि महेंद्र सिंह सोलंकी को एक बार फिर यहाँ पर रिपीट किया गया है, यानी कि ये जो बढ़त दिख रही है इनके मतों में 2014 के सापेक्ष, ये तो एक गुण होगा ही, साथ ही साथ और क्या गुण इनके साथ थे कि बीजेपी ने इन्हें पुनः यहाँ पर रिपीट करने का मन बनाया। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं देवास में वोट का परसेंटेज बढ़ा, जो हमने आपके पाई चार्ट के माध्यम से देखा। और दूसरी ओर जिस प्रकार से आपने उनकी छात्र राजनीति, छात्र जीवन के बारे में बताया, तो उसके हिसाब से एक अच्छा कैंडिडेट को चयन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक मंथन करने के पश्चात एक अच्छा कैंडिडेट उन्होंने वहां पर उतारा। और जैसे हमने इनका जीवन काल की जो आपने जीवन वृत्त इनका बताया, उसमें आप देखिए कि इनको लॉ की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की, कई प्रशासनिक इनको अच्छी एक पकड़ है इनके पास, विधिक का कैसा ज्ञान होना चाहिए, किस प्रकार से विधिक का उपयोग हो, ये भी इनको इनके पास उसकी भी एक समझ है। तो आरएसएस में भी ये बाल्यकाल से जुड़े रहे, तो कहीं ना कहीं इन चीजों का मंथन करके चयन करके बीजेपी ने इनको टिकट से नवाजा है। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन अब अगर जो इस सीट के समीकरण के बारे में बात करें, जातीय समीकरण के, तो कौन कौन से वर्ग विशेष हैं जो बीजेपी की तरफ मूव कर जाते हैं? जी देखिए, निश्चित तौर पर जो देवास की सीट है इसमें कहीं ना कहीं जो एक वर्ग विशेष है उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, इस प्रकार के लोग यहाँ रहते हैं। बागली एक सीट है, देवास, हाटपिपलिया, खातेगांव, ये सब जो असेंबलीज हैं यहाँ पर, मतलब जो विधानसभा हैं, इनमें विभिन्न प्रकार के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। और इस प्रकार से कहीं ना कहीं ये एक महत्वपूर्ण जिला माना जाता है। और पर्यटन की दृष्टि से भी देवास एक बहुत ही मुख्य जिला है जो इंदौर और उज्जैन के बीच में आता है, और इसका एक बड़ा संसदीय क्षेत्र माना जाता है। और पर्यटन की दृष्टि में जिस प्रकार से विकास कार्य यहाँ पर हुए हैं उसको लेकर के भी लोगों के रुझान होते हैं और लोग ज्यादा से ज्यादा अपने क्षेत्र में विकास चाहते हैं। तो उस प्रकार से अगर आप देवास आज के युग में देखते हैं, और जब हमने पूर्व में हम लोग जब देवास जाते थे तो हमने पूर्व में भी वहां पर देखा है, तो उस प्रकार से देवास जो है वह आज काफी आगे बढ़ गया है, काफी डेवलपमेंट हो गया है। तो ये देवास का विकास जो है, जी 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 आप कुछ कह रहे थे। तो उसका फायदा कहीं ना कहीं जो स्थानीय नेता होते हैं या स्थानीय जो लोकसभा के सांसद होते हैं, चाहे वह विधायक हो, उनको कहीं ना कहीं चुनाव में मिलता है। इसलिए हमने जो देखा है कि आपने चार्ट के माध्यम से दिखाया है कि वोट परसेंट बीजेपी का कहीं ना कहीं यहाँ पर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल की अगर हम बात कर लेते हैं तो कोई ऐसा मजबूत चेहरा वहां पर नहीं दिखता है कि वह आने वाले चुनाव में अच्छे से इलेक्शन को फाइट कर पाए। जी बिल्कुल, आपने सही बात कही कि कोई भी मजबूत चेहरा जो है वो अभी तक दिखाई नहीं देता है कि वास्तव में वहाँ पर ये टक्कर दे पाए, और जब तक मजबूत चेहरा नहीं आएगा तब तक टक्कर देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे आपसे, ये जो है आम चुनाव है, यानी कि लोकसभा का चुनाव है, ये स्थानीय जो विधानसभा के चुनाव से थोड़ा सा अलग इसमें मुद्दे होते हैं और परिणाम भी लगभग अलग ही आते हैं।
तो देखने वाली बात यह है कि रामलला का जो मुद्दा है बीजेपी बड़े जोर शोर से उठा रही है। तो रामलला के जो प्राण प्रतिष्ठा को कांग्रेस ने नकारा और वहां पर नहीं पहुंची, तो इस मुद्दे को भी बीजेपी बहुत अच्छी तरह से हर सीट पर भुनाने का प्रयास करेगी। अगर यहां देवास में भी इसे अगर जो भुनाती है, तो क्या ये मुद्दा बीजेपी का यहां पर चल सकता है? कुछ ऐसे समीकरण दिखते हैं जी। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि एक देवास जो है वह एक पर्यटन नगरी प्लस साथ में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के हिसाब से वह देखा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उज्जैन और देवास और फिर इंदौर, ये लगातार जो देवास है दोनों एक बड़े शहरों के बीच में है जहां पर लगातार कनेक्टिविटी बढ़ गई है। हमने जैसे आपको बताया कि पूर्व में भी हम लोग जब देवास जाते थे तो वहां पे सड़कों की हालत बहुत जर्जर हुआ करती थी। आज हम जब देवास जाते हैं तो देखते हैं कि वहां से 4 लेन सड़क भी है, 2 लेन भी है, वहां पे तुलजा भवानी माता का मंदिर है, चामुंडा टेकरी है, वहां पर रोपवे तक लग चुके हैं। आप सोचिए, तो ये जो डेवलपमेंट है मतलब वो कहीं ना कहीं देवास में एक अभूतपूर्व तरीके से बदलाव वहां पर देखने को लगातार मिला है। और जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वहां पर बन रहा है, वहां पर जो लगातार इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, क्योंकि इंदौर से लगा हुआ जब देवास है तो वहां पर कहीं ना कहीं निवेश का दायरा भी वहां पर बढ़ा हुआ है। तो ये जो सिंक है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जब रोजगार की बात कर ले या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कर ले, तो पिछले वर्षों से लेके इन वर्षों में जो जब सरकार यहाँ पर जब यहाँ से संसद चुने गए भारतीय जनता पार्टी के, तो लगातार डेवलपमेंट देखने को यहाँ पर मिला है। तो बिल्कुल, और ये लगातार डेवलपमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर भी एक तरह से कहा जा सकता है कि बीजेपी का पलड़ा भारी ही दिखता है। लेकिन ये देखने वाली बात है कि कांग्रेस किसे उतारती है या इंडी गठबंधन यहाँ किसे उतारता है। अब चूंकि अब समय समाप्ति की ओर है, इसलिए इस चर्चा को, इस विश्लेषण को और आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद एल द्विवेदी जी हमसे जुड़ने के लिए और इतने अच्छा विश्लेषण करने के लिए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि बीजेपी के योद्धाओं को बीजेपी ने अपने चुनावी समर में उतार दिया है। और वास्तव में अगर जो विश्लेषण से देखा जाए और 2019 लोकसभा चुनाव के परिणामों से अगर जो उसकी तुलना की जाए और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान परिस्थितियों में अगर जो इसको विश्लेषित किया जाए, तो अभी भी बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। लेकिन ये चीजें तब लागू होंगी कि अब देखने वाली बात होगी कि विपक्ष यानी कि कांग्रेस या इंडी गठबंधन कौन सा प्रत्याशी किस लोकसभा क्षेत्र में उतारता है, और तब जाकर के जो विश्लेषण होगा वास्तव में ये देखा जा सकता है कि तुलनात्मक रूप से देखा जा सकता है कि किसका पलड़ा भारी हो सकता है। लेकिन इस समय की जो परिस्थितियां हैं, जो बीजेपी के योद्धा हैं और उनके सामने क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं उस क्षेत्र में, आज हमने जाना, उसको विश्लेषित किया, जानने की कोशिश की और उसको किस तरह से उन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं प्रत्याशी, ये भी हमने देखा। तो फिलहाल आज के लिए बीजेपी के योद्धा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।